प्राइम मिनिस्टर ने तो बाई एयर जाना था, वो रैली वाले जो रैली में जा रहे थे लोग, उनको रोकने के लिए बैठे थे। वो दूसरी रोड है, हमने उस रोड से रात को 3 बजे तक मैं जागता रहा। डायरेक्टर, आईबी, हमारा डीजीपी, एसपीजी के सभी आदमी, बीजेपी के लीडर शेखावत जी, वो वहां रहे। मैं चंडीगढ़ से देखता रहा, टेलीफोन पे बार बार बात हुई डीजीपी से और आईबी के डायरेक्टर से ही मेरी बात हुई। अगले दिन सुबह 6 बजे भी हुई। हमने उनको उठा दिया। मैंने अपने दफ्तर की तरफ से एश्योरेंस दी कि जी आपको प्राइम मिनिस्टर जी से मिलाया जाएगा, लिखती दी, और आप ये रास्ता छोड़ दो। 2 बार मुझे ये भी टेलीफोन आया कि सख्ती करनी होगी। मैंने कहा सख्ती नहीं करनी, प्यार से करना है, लाठियां नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। वो रात को 2 बजे उठ गए, बिल्कुल रोड खाली हो गए, कोई रोड पे नहीं था। अगले दिन प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर पे जाने वाले थे। किसी को क्या पता था कि हमने उसके लिए रोड रोकना है, प्रोग्राम ही नहीं था। लास्ट मोमेंट पे उतरकर प्रोग्राम बना के अब गाड़ी में जाएंगे। जब रास्ते में जा रहे थे तो लगभग 12 किलोमीटर आगे पता चला, 1 किलोमीटर जब रह गया था वो रास्ता, कि एकदम आकर कोई कुछ 5-10 बंदे सड़क पर आकर, अरे सुनो, 10 बंदे सड़क पर आकर बैठ गए, एक ट्राली लगाकर। 1 किलोमीटर पहले पता चल गया, 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां रोक ली गई, वापस मोड़ दी गई। तो इसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम आ गया? खतरा कहाँ है इसमें? इसमें कहाँ है कि प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के नजदीक 1 किलोमीटर तक भी कोई आया? इसमें कहाँ है कि कोई कंकर भी उनपे फेंका? अरे सुनो, अरे सुनो, रूट तो रोका गया उनका। अरे रूट रोकना अलग बात है, लाइफ को खतरा होना अलग बात है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं सीएम भी हूँ। अब आगे कोई 10 आदमी एकदम आकर बैठ जाएंगे, उनको प्यार से हटा दिया जाएगा। अचानक एक गांव, वहां सड़क के ऊपर गांव है, 10 आदमी आकर गांव के सड़क पे बैठ गए, हमें पहले पता चल गया 1 किलोमीटर, हम वापस आ गए, तो मेरी जान को खतरा कहाँ है? लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री के काफिला जब चलता है उस रूट पे कोई नहीं आ सकता, ये सुरक्षा के तहत आता है। एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी का आरोप है चन्नी साहब कि पुलिस वालों ने ही इंटीमेट किया प्रदर्शनकारियों को, लीक हुई जानकारी प्रधानमंत्री के रूट की, तब जाकर के वो वहां पहुंचे। अरे 5 मिनट तो जाने में लगे, 5 मिनट में लीक होगी और प्रदर्शनकारी आ गए। ये तो जो वहां रैली में जा रहे थे उनको रोकने के लिए 10 आदमी आ गए सड़क पे, और प्रधानमंत्री के काफिले को पहले पता चल गया, काफिला वापस ले लिया गया। इसमें जान को खतरा कहाँ हो गया? ये क्यों बात चलाई जा रही है कि मैं जान बचाकर आया हूं, जबकि वहां कोई था ही नहीं, खतरा ही नहीं था कोई। वो एरिया बीएसपी के अंडर आता है, इन्होंने 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया, उसके अंडर है बीएसएफ के। दूसरा, वहां एसपीजी थी, टोटल कंट्रोल एसपीजी कर रही थी, वहां बीएसएफ थी, वहां आईबी थी, इनकी टोटल इंटेलिजेंस टीम थी। जहां प्रधानमंत्री जाते हैं 5 दिन पहले से कब्जा उन्होंने ले लिया था जगह का, वहां जितना कंट्रोल था वहां, अरे सुनो, वहां सेंटर का कंट्रोल था, पंजाब का नहीं था। तो स्टेट अगर होती है, अरे जिम्मेवारी, ये क्यों नहीं बोलते कि एसपीजी का फेल्योर है? ये क्यों नहीं बोलते कि दिल्ली इंटेलिजेंस का फेल्योर है? ये क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का फेल्योर है? खाली एक जो हमारे सिपाही इनको सुपुर्द किए हुए थे उनका फेल्योर है, ये क्यों? लेकिन चन्नी साहब, एसपीजी की जो ब्लू बुक है उसके हिसाब से स्टेट पुलिस क्लियरेंस देती है, गो हेड करती है, सिग्नल देती है, तभी उसी की अनुमति पे प्राइम मिनिस्टर का काफिला या एसपीजी आगे बढ़ती है। एसपीजी सिर्फ क्लोज सर्कल के लिए होती है। जी नहीं, टोटल कंट्रोल एसपीजी करती है। एसपीजी ने रूट बनाया, पहले 3 बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर देखा, बठिंडा से फिरोजपुर, फिरोजपुर से बठिंडा के सही उड़ रहा है। उन्होंने बाई एयर का फैसला किया, तो ग्राउंड का फैसला क्यों किया? अगर एक्चुअली क्या बात है, वहां रैली रखी गई थी, 70,000 कुर्सी लगा दी, 700 बंदा पहुंचा, खाली कुर्सियां दिख रही थी, तो वापस तो 10 किलोमीटर आगे से भी जाना था, तो 10 किलोमीटर पीछे से निर्णय ले लिया कि वापस चले। और बजाय इससे कि एनडीटीवी, आज तक जितने भी टीवी हैं, बजाय इसके कि वो दिखाते कि जी प्रधानमंत्री गए और टोटल पंडाल खाली था, उन्होंने उस बात को मोल्ड करके सिक्योरिटी पे डाल दिया कि जी ये मेरी
लाइफ को खतरा हो गया, मुझे सिक्योरिटी खतरा हो गया। प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो क्यों ना उसको कोई भी मीडिया या आम आदमी कंसर्न होगा चन्नी साहब कि आम आदमी, लेकिन यार इतनी ऐसी बातों पे राजनीति क्यों करो आप? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं देश। अरे मैं कहता हूँ जी, मेरे आदरणीय हैं प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री हैं, हमारे पंजाबियों के प्रधानमंत्री भी हैं, पंजाब के प्रधानमंत्री भी हैं। हम मानते हैं, हम सम्मान करते हैं, हम सम्मान में बुक्के लेकर खड़े थे, हमने जो हमें ड्यूटी मिली वो की है। लेकिन ये कहना कि पंजाब सरकार की गलती है या पंजाब पुलिस की गलती है, ये गलत है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश नहीं की और कहा गया कि अरे आप, जिस वजह से पुलिस आप सुनो, रात को 1:30 बजे मैंने डायरेक्टर आईबी से टेलीफोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। सुबह 6:30 बजे मेरी उनसे बात हुई है। अभी भी मैं आपको दिखाऊं, मेरे मोबाइल में वो कॉल है जो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने भी सेटिस्फेक्शन जारी की, मैंने भी, कि हाँ ठीक है प्रदर्शनकारी उठ गए। ये सुबह जब वो उस रोड पे जा रहे थे, गांव से आकर निकलकर बैठ गए 10 आदमी। गांव नजदीक ही है, तो इसको हटाया जा सकता था, ये प्यार से भी बात सेटल हो जा सकती थी। अगर वापस चले गए तो भी क्या हो गया, यूपी में भी ऐसे कि 1-2 बार वापस है। रूट भी तय होता है जब किसी स्टेट में कहीं जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। एसपीजी करती है, पंजाब सरकार नहीं करती। पुलिस उसको उसमें कुछ नहीं करती, फैसिलिटेट करती है। मैं आज भी कह रहा हूँ, फैसिलिटेट किया। पुलिस जब वहां आ गए तो पुलिस ने बताया कि आगे रास्ता ब्लॉक हो गया है, हमें वापस जाना होगा। इसमें गलती क्या हुई? अगर जाते जाते कोई आकर बैठ गया है आगे, तो वापस आना ही पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस या वहां उसको हटाना पड़ेगा। दोनों में से एक बात करोगे आप। लेकिन तो इसमें थ्रेट कहाँ हो गया लाइफ को? इसमें नेशनलिज्म की बात कहाँ आ गई? यहाँ पंजाब नेशनलिस्ट नहीं रहा, ये बात कहाँ आ गई? लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता चन्नी साहब जश्न मना रहे थे, जिन्होंने कहा हाउ इज द जोश। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक ट्वीट किया कि हाउ इज द जोश, उत्साह में थे, सेलिब्रेट कर रहे थे इस पूरी घटना को। ये किस ढंग से? अरे मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमें खेद है कि प्रधानमंत्री जी को वापस लौटना पड़ा, चाहे कारण कोई भी रहे हों, लेकिन हम कोई जश्न नहीं मना रहे, हमें इसका कोई खुशी नहीं है। मैंने खुद खेद प्रकट किया है, तो इसमें क्या गलती है? अरे ये भी कहा गया गृह मंत्रालय बार बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। आप मेरी गृह मंत्री जी से 3 बार बात हुई है। उनका पहले रात को टेलीफोन आया था, मैंने उनको टेलीफोन करके बताया कि रास्ता एक बार क्लियर हो गया रात को। वो रास्ता प्रधानमंत्री जी का नहीं था, वो रैली को जाने वाले लोगों का था। अरे आपकी रैली में इकट्ठ नहीं हुआ तो मेरी क्या गलती है? लोग इकट्ठे आपको प्यार नहीं करते, आपकी रैली में नहीं आए तो मेरी क्या गलती है? तो आप अपने आप को सुधारो, लोगों को नफरत की राजनीति छोड़कर प्यार की राजनीति करना सिखाओ और प्यार की करो। चलिए सब, कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी थी आपको लगता है? जिस नो, कोई कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं थी। ये टोटली एक्सीडेंटली लोग प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शनकारी 5-7 आदमी या जितने भी थे, एक ट्राली लेकर आगे आ गए, ट्रॉली जो ट्रैक्टर ट्रॉली होता है किसानों का। उनकी कोई नियत ऐसी, आज तक 1 साल प्रदर्शनकारी दिल्ली में रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री पे अटैक हुआ है? वहाँ मुख्यमंत्री रोज निकलते हैं, मैं कितनी बार निकल के आया, उनके पीसफुल एजिटेशन 1 साल चला है। कह रही है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि पंजाब का विकास हो, क्योंकि विकास योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री यहाँ पे प्रोग्राम करने वाले थे, कांग्रेस को। तो अब किसी ने रोक लिया, आप कर दें घोषणाएं। अब क्यों रोका है? किसी ने रोक दिया है? दिल्ली से कर दो, फिर दोबारा आ जाओ, हम आपको स्वागत करते हैं। आप एयरपोर्ट पे भी नहीं गए उनको रिसीव करने के लिए? मैंने पहले उनसे परमिशन मांगी। मेरा पीए और मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोनों कोविड पॉजिटिव आ गए। मैंने लिखती भेजा कि जी मुझे आदेश जारी किए जाए, मैं आपको स्वागत करने आना चाहता हूं, लेकिन मेरे 2 आदमी कोविड में आ गए, बताओ मैं वहां हूं। वहां से लिखकर आ गया कि आप मत आओ, लेकिन आप उस पे जूम पे अटेंड कर सकते। तो मैं तो वहां जूम पे बैठा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे, अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे। मुझे तब पता चला जब मुझे अमित शाह जी का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को वापस लौटना पड़ रहा है। तो मैंने डीजी से सबसे बात की कि क्या हुआ, तब मुझे ये सारी स्थिति का पता चला। तो आपने कोई जिम्मेवारी तय की, किसी की जवाबदेही तय की इस पूरी घटना? मैंने पंजाब में एक एक्स
हाई कोर्ट जज, फॉर्मर हाई कोर्ट जज को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है कि वो इंक्वायरी करे। उनके साथ अपने होम मिनिस्टर को लगाया है, 2 मेंबरों की एक कमेटी बना दी है, एक कमीशन बना दिया है हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अंडर, जो इसको देखेगा और पूरी इंक्वायरी की 3 दिन में मुझे रिपोर्ट देगा। जो भी गलत होगा, जो भी इसमें जिम्मेवार होगा, उसको जो सजा देनी चाहिए वो ये देखो। एक मिनट रुको। ये देखो, अरे बाहर दिखाओ। ये देखो, ये प्रदर्शनकारी मुझे रोकना चाहते हैं। रोको, दिखाओ ये, दिखाओ। अरे ऐसे क्यों भैया, दिखाते क्यों नहीं आप? ये देखो, ये प्रदर्शनकारी आए ना मुझे रोकने के लिए, तो मैं अब इनको मार दूं? अब मैं कहूं कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है। आप नीचे उतरो मेरे साथ, एक मिनट नीचे उतरो। गृह मंत्रालय ने भी, अरे छोड़ो गृह मंत्रालय को, अब वो देखो पीछे दिखाओ। अरे भैया ऐसे थोड़ा करते हैं, अगर मेरी इंटरव्यू कर रहे तो दिखाओ। दिखा रहे हैं। चलो बाहर नीचे उतरो। कोई नहीं सर, चले गए। नहीं चले नहीं गए, मैं ये बताना चाहता हूँ। चलो, मैं ये नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ, आप दिखाने नहीं देते। अब मेरी गाड़ी रोकी गई है, 10 आदमी आ गए मेरी गाड़ी को रोकने के लिए, पुलिस चारों तरफ खड़ी हो गई है, उनकी तो रोकी भी नहीं गई थी। ये प्रदर्शन करना डेमोक्रेटिक राइट है इन लोगों का। अब ये कर्मचारी होंगे कोई ना कोई, क्योंकि बहुत नजदीक है कोड लगना, इलेक्शन कोड लगने वाला है। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसी तरह कुछ बातें बनवा ली जाए, तो आज ये इन्होंने मेरी गाड़ी को रोका है। देखिए अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि बिल्कुल नाकाम है अब यूं। अरे अगर ये मेरी गाड़ी को रोक सकते हैं तो आप देख सकते हैं मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, चन्नी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे लोग इकट्ठा है, झंडे दिखाए जा रहे हैं और चन्नी साहब उनसे मिलने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं चन्नी साहब के खिलाफ नारे लगाए हैं, यहाँ रोकने की कोशिश की उनका काफिला, और चन्नी साहब खुद उतर करके यहाँ मिलने आए हैं। क्या डिमांड है? अच्छा लिया अपना कोई मंग पत्र ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ आके सुनो वीर जी, सुनो यार, एक बात सुनो। जब मैंने आपका डिमांड मानने के लिए आपको बुला लिया है कल को, फिर मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो आप? मैं सिंपली बात बताओ, आप भी मुलाजम हो, मैं भी सरकार में काम कर रहा हूँ मुख्यमंत्री के तौर पे। अरे भैया सुनो, बात कर रहे हैं लोगों से। अरे अगर मेरा रास्ता तुम आज रोक रहे हो, यहाँ ये टीवी लाइव चल रहा है, इसलिए बाई चांस हो गया कि मैं गाड़ी में बैठा था, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ? ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ 48 ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰੇ, ਐ ਨਾ ਦੇਖੋ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰੇ, ਸਾਡੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਣ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਸਤਾ ਕਾਹਦੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਇਓ, ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਕਰਾਂਗੇ कोशिश करें। ठीक ओके। देख सकते हैं कि चन्नी साहब खुद गाड़ी से उतर करके प्रदर्शनकारियों के बीच आए और उनको कल 11 बजे अपने निवास पर मिलने के लिए उनकी समस्या सुनने के लगा। तो चन्नी साहब हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर। अरे बस इतनी ही बात थी जी कि ऐसे ही लोग आगे आ गए, बैठ गए, वहां तक प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचे थे, वहां से 1 किलोमीटर दूर थे। जैसे इन्होंने मुझे रोका, हो सकता वो उनकी गाड़ी रोक लेते, उनसे बात करने की कोशिश करते। इसमें थ्रेट कहाँ है? लेकिन प्रधानमंत्री होते चन्नी साहब, उनको अरे प्रधान सीएम भी तो कुछ होता है, तो छोटी चीज होता है बहुत, उतना ही होऊंगा मैं। प्रधानमंत्री मेरे माननीय हैं, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो चन्नी साहब, लेकिन ये जो मामला उठा, राष्ट्रपति ने भी कंसर्न व्यक्त किया, प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने भी गए इस पूरी सुरक्षा मुद्दे को लेकर के। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ देश के लोगों को कि ये किसी तरह भी लाइव थ्रेट नहीं था। पर पूरे देश में प्रधानमंत्री की सलामती की दुआएं की जा रही है। अरे जो मैं कहता हूं, मैं भी प्रधानमंत्री की
के लिए दुआ करता हूँ, उनकी लंबी उम्र हो और बहुत लंबी हो, वो सलामत रहे कयामत तक, और खुदा करे कि कयामत ना हो। मैं भी ये कहता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ। लेकिन जो कल हादसा हुआ है उसमें कहीं भी उनकी लाइफ को थ्रेट नहीं था। आपने देखा है पंजाब में इलेक्शन आ गए हैं, 2-4 दिन में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। इसलिए जितने कर्मचारी वर्ग हैं या किसान हैं या जो भी एजिटेशन करता है, उनको डिमांड्स हैं उनकी, वो चाहते हैं सरकार हमारी कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पूरी करे। इतना इशू है। मैं इनको प्यार से हैंडल करता हूँ। अभी मुझे रोका गया पीछे, आप रोकना नहीं चाहते थे, मैंने कहा यार रोको। मैं उनके पास गया, ऑलरेडी मैंने उनको कल के लिए टाइम दे रखा है कि आप मेरे पास आना, मैं आपकी समस्या का हल करूंगा। तो अब मैंने उसको बोला कि जब कल बुलाया हुआ है तो क्यों यार रोक रहे हो मुझे। वो मान गए, इतनी बात है। गृह मंत्रालय ने जवाब तलब किया आप लोगों से कि पूरी घटना जो हुई है उसकी हमको जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी जान को, माल को, आपकी सेहत को कोई खतरा नहीं है और ना ही था। ये एक डेमोक्रेटिक वे से लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की। आपको 1 किलोमीटर पहले बता दिया गया, वहां तक कोई पहुंचा नहीं, किसी ने कंकर नहीं फेंका, किसी ने कोई थ्रेट नहीं दी, किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने आपकी तरफ देखा नहीं। तो ये आपके लोग जो बीजेपी वाले या आपके मंत्री क्यों गलत बात फैला रहे हैं देश में कि ये प्रधानमंत्री की जान को खतरा हुआ है। कोई खतरा नहीं था, आप भी जानते हो। अच्छा, आलाकमान ने भी आपसे बातचीत की इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्या कहा है सोनिया गांधी जी ने आपको? उन्होंने मुझे कहा है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे मैसेज पहुंचाया गया, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने मेरे बात पे की कि उनकी व्यवस्था, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी गलती हुई है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने कमीशन बिठा दिया है। चन्नी साहब, अमरिंदर सिंह आप उस सरकार में शामिल थे, उन्होंने कहा बर्खास्त किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जिस ढंग से नाकामी साबित हुई है इस प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को लेकर। अब ऐसा है कि कहते हैं कि भी अंगूर जब तोड़े ना जा सके तो कह देते हैं खट्टे हैं। अब उनसे अंगूर तो तोड़े नहीं गए, कैप्टन साहब को हटा दिया गया, वो चाहते हैं इनको भी हटा दिया जाए। डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुने गए हैं हम, डेमोक्रेटिक सिस्टम से मैं चुना गया हूँ, सरकार चुनी गई है। अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से कैसे हटाओगे? 2-3 सवाल। एक बात को पतंगड़ बनाकर, बात का पतंगड़ बताकर, ये पंजाबी के मुहावरा है, आप कैसे करोगे? छोटी सी बात है, आप इसको इतनी बड़ी बनाकर क्यों खराब कर रहे हो? पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग थे वो दरअसल रैली में जाने वाले लोगों को रोकने के लिए वहां पर बैठे थे। दूसरा, वो ये आरोप भी लगा रहे हैं रैली में कोई पहुंचा नहीं। और तीसरा, ये कह रहे हैं कि इसे बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। हालांकि एक कमेटी भी पंजाब में बनाई गई है, लेकिन एक दूसरी कमेटी गृह मंत्रालय ने उसकी घोषणा की है। गृह मंत्री ने 3 सदस्यीय कमेटी, अमित शाह ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो यह तय करेगी कि सुरक्षा में चूक हुई है या नहीं हुई है। सुरक्षा सचिव जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं। सुरक्षा सचिव सुधीर सक्सेना जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं। जांच तेजी से करने के लिए कहा गया है ताकि जल्द से जल्द यह रिपोर्ट सामने आ सके। 3 सदस्यों की यह कमेटी जो सुरक्षा में चूक की जांच करेगी। पंजाब में जो कुछ हुआ है स्थानीय स्तर से उसके बारे में पूरी जानकारी भी तलब की गई है और ये 3 सदस्यीय कमेटी तय करेगी कि सुरक्षा में चूक का मामला है या फिर नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। 24 घंटे चुप्पी कांग्रेस के सरगना की, ये किस बात का संकेत है कि कांग्रेस के अधिकारियों ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा भंग होते देख उत्सव और आनंद का प्रतीक दिया है, क्या उसमें परिवार की सहमति थी? निश्चित रूप से, लेकिन कम से कम देर ही सही उनकी आत्मा जागी तो ही मजबूरन, और उन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया कि लैप्स जो हुआ है, कमी जो बरती गई,
जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जो भंग किया गया, उसकी जिम्मेदार पंजाब की अपनी प्रशासन और कांग्रेस की उनकी अपनी सरकार है। एक तरफ वो सोनिया गांधी के लिए कह रहे हैं कि उनके आदेश हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, तमाम कांग्रेस के नेता हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं कि इतनी सुरक्षा में क्यों डर लगता था प्रधानमंत्री को। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, कल भी मैंने कहा, मोदी के खिलाफ उनकी जो घृणा है वो देश और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा में परिवर्तित हुई। कल जो सुरक्षा भंग हुई वो मात्र एक नेता की सुरक्षा भंग नहीं हुई, एक इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा भंग हुई। आज जो देश में आप आक्रोश देख रहे हैं, कल से देश में जो माहौल देख रहे हैं, वो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो एक प्रधानमंत्री जो राष्ट्र की धरोहर है उनके लिए है। और आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि एक सेंसिटिव स्टेट में इस प्रकार की सुरक्षा का भंग होना कितने बड़े खतरे की घंटी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान को इस बात का जवाब देना होगा कि उनके अधिकारी किस बात का जश्न मना रहे थे कल से। लेकिन एक तरफ क्योंकि चन्नी ये भी कह रहे हैं कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। जो मुख्यमंत्री हर इंटरव्यू में दो अलग प्रकार की बातें करते हैं, उनकी किस बात को, किस कथन को स्वीकार करूं मैं? मुख्यमंत्री कहते थे कि वो कोविड से प्रताड़ित लोगों के इर्द गिर्द घिरे हुए थे, लेकिन स्वयं कल एक मीडिया के कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो मुख्यमंत्री का कौन सा कथन सच है, ये तो जनता भी समझ नहीं पा रही। एक सवाल और है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि सोनिया गांधी, मुझे बताइए, सोनिया गांधी का कोई स्टेटमेंट, गांधी खानदान का कोई स्टेटमेंट अपने उन अधिकारियों को दंडित करते हुए आपने देखा जो प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो रहा है इस बात का उत्सव मना रहे थे? एक अंतिम सवाल है, आज कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि क्योंकि अल्टरनेटिव रूट्स हमेशा रखे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, अगर उनको चॉपर से जाना था लेकिन रोड के प्रोविजंस भी थे, अल्टरनेट रूट्स थे, तो ऐसे में आपको लगता है कि पंजाब सरकार झूठ बोल रही है और फ्लाईओवर के सामने ले जाके ब्लॉक किया? अब तक जो प्रमाण है, मेरा सवाल दोबारा दोहराती हूँ, प्रधानमंत्री उस वक्त उस फ्लाईओवर पर कब उपस्थित होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल पुलिस जो कोऑर्डिनेशन कर रही थी रूल के हिसाब से उनको पता था, प्रशासन को पता था। किसने बताया उन लोगों को, जो मैंने कल भी कहा पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनकी मंशा थी कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग करें? किसने कहा था उनको उस वक्त वहां उपस्थित होने के लिए? आपको किसने प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का फॉलो नहीं किया? क्यों डीजीपी ने कहा कि पूरा रूट क्लियर है? इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला है। आपको लगता है कि चुनाव में जिस तरीके की घटना कल हुई है, चुनाव फ्री एंड फेयर हो पाएंगे? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? हैं कि चुनाव के माहौल से डरकर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कल प्रधानमंत्री की जान पर इतना बड़ा खतरा लाकर खड़ा कर दिया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगने के हालात बन रहे हैं? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मसले पर कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि सरकार इस मसले पर बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। जाहिर है इसमें कई संकेत हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं सरकार पंजाब में पीएम की सिक्योरिटी में हुई चूक की घटना के बाद वहां राष्ट्रपति शासन की दिशा में तो नहीं बढ़ रही। सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जनहित याचिका का दाखिल होना, देश के 16 पूर्व डीजीपी समेत 27 आईपीएस ऑफिसर्स का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करना, पीएम का राष्ट्रपति से मिलना और गवर्नर से कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगा जाना, ये सारी बातें क्या पंजाब को राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ा रही हैं? ये समय की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर केंद्र सरकार कड़े फैसले ले सकती है, लेकिन क्या ये फैसला पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की हद तक पहुंचेगा? ये बड़ा सवाल है। पंजाब के फिरोजपुर में असुरक्षित और अति संवेदनशील इलाके में प्रधानमंत्री का 20 मिनट एक फ्लाईओवर पर फंसा होना देश की सुरक्षा से भी जुड़ा मसला है। इस घटना के बाद राज्य सरकार पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे
जब एक राज्य पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो राज्य की सुरक्षा कैसे करेगा? ये घटना पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य पंजाब की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रदर्शनकारियों का प्रधानमंत्री के रूट में इकट्ठा हो जाना राज्य पुलिस की निष्क्रियता है। और एक सवाल ये भी है कि क्या ऐसे हालात में पंजाब में निष्पक्ष चुनाव करवाना संभव है? इन्हीं कसौटियों पर केंद्र बड़े और कड़े फैसले ले सकता है। कैबिनेट बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के सख्त तेवर के बारे में इशारा दे दिया। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। कल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के हालात पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, अगर हमें अपने राज्य को सुरक्षित रखना है और यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखनी है तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। चन्नी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही। पंजाब में हाल फिलहाल में कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें लुधियाना और पठानकोट में बम धमाके, जिसके बाद पंजाब हाई अलर्ट पर था और उसके बाद अब पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक होने से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि अमरिंदर सिंह पंजाब की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक और पंजाब सरकार के रवैये के बाद पूरे घटनाक्रम पर गौर कीजिए। सुरक्षा में बरती गई लापरवाही को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कैबिनेट मीटिंग में इस मसले को लेकर गंभीर चर्चा हुई है, जिसमें जांच रिपोर्ट आने के बाद बड़े फैसले लेने की बात कही गई। बीजेपी ने पंजाब के राज्यपाल के सामने मुद्दा उठाया है और राज्य के गृह मंत्री और डीजीपी की बर्खास्तगी की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में भी वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने एक पीआईएल दाखिल की है, जिस पर कल सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की है। बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीच सुरक्षित चुनाव हो पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, जिसको आधार बनाकर राष्ट्रपति शासन की बात उठ रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक। तो किस आधार पर पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही और क्या सच में कोई आधार बनता है? संविधान के जानकार बताते हैं कि देश के संविधान में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस मामले में आधार बनता है अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 के अनुसार अगर कोई राज्य केंद्र से मिले आदेशों का पालन करने में असमर्थ होता है तो उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं। यहां यह समझना होगा कि देश के गृह मंत्रालय ने पंजाब को यह आदेश दिया था कि चूंकि प्रधानमंत्री पंजाब की यात्रा पर हैं तो राज्य उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। ऐसा करने में पंजाब नाकाम रहा। एक आधार अनुच्छेद 355 भी हो सकता है, जिसके अनुसार यह केंद्र की ड्यूटी है कि वो राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो जिस राज्य में पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा पाई तो क्या राज्य की सुरक्षा हो सकेगी? यह आधार भी बनाया जा सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस समय जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सवाल बड़ा भी है, प्रासंगिक भी है, लेकिन शायद चुनौतीपूर्ण भी है हर पक्ष के लिए। कितना मुमकिन है कि इस कदम की ओर बढ़ रहे हो? देखिए, बिल्कुल सरकार जिस तरीके से एक एक करके जो है कदम उठा रही है और जो इशारे सरकार की तरफ से आ रहे हैं वो राष्ट्रपति शासन की तरफ इशारा करते हैं। श्वेता, पीआईएल लगाई जाती है मनिंदर सिंह के द्वारा, जो एक सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। गवर्नर से रिपोर्ट मांगी जाती है, पंजाब सरकार से एमएचए रिपोर्ट मांगती है। एमएचए की तरफ से आज ही 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है जो ये जांच करेगी कि कहां चूक हो गई प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में और क्या सच में ये एक बहुत बड़ी चूक थी या फिर जानबूझ के की गई एक साजिश है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा कैबिनेट के बाद जो है वो मुलाकात करते हैं राष्ट्रपति से और पूरी घटना का जिक्र करते हैं और उनको बताते हैं किस तरीके से, और राष्ट्रपति इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हैं और प्रधानमंत्री से बात करते हैं फोन पर। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति से मुलाकात करने जाते हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार सभी लीगल पहलुओं को और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन और जांच इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स के बाद जो है बड़े कदम उठाने की तरफ इशारा कर रही है। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने आज कैबिनेट की ब्रीफिंग में कहा
कि जो चूक हुई है वो बहुत बड़ी चूक है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है, कोर्ट के अंदर ये मामला है। ऐसे में सरकार हर बड़ा कदम उठाना चाहेगी जो इस मामले में उठाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चला जा सकता है कि सरकार के सामने एक ऑप्शन जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का भी है और सरकार इसकी तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है। श्वेता, शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक को लेकर चन्नी सरकार इंटरनल सिक्योरिटी मेमो को लेकर घिर गई है। पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने 3 बार चन्नी सरकार को किसानों के धरने से रोड ब्लॉक होने के बारे में चिताया था। 1, 3 और 4 जनवरी को निर्देश भेजे गए थे, लेकिन किसी ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। पहला मेमो, एडवांस रूट अरेंजमेंट्स प्लानिंग करें, 1 जनवरी को भेजे इंटरनल मेमो में कहा गया था कि 5 जनवरी को बारिश की आसार की वजह से सड़क मार्ग और खासकर चंडीगढ़ से फिरोजपुर सेक्टर का इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा मेमो, प्रदर्शनकारी रूट ब्लॉक न करें, एडवांस में वैकल्पिक रूट बनाएं। इसके बाद 3 जनवरी को एक और इंटरनल मेमो भेजा गया था जिसमें कहा गया कि फिरोजपुर में गन्ने के खेत, नहर और ट्यूबवेल हैं, यहां पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती के बारे में विचार किया जाए। इसमें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया था कि प्रदर्शनकारी रैली का रूट ब्लॉक न करें, एडवांस में वैकल्पिक रूट बनाएं। इसके अलावा राष्ट्र विरोधी तत्वों, टिफिन बॉम्ब, ग्रेनेड, आईईडी की फोटो भी गेजेटेड ऑफिसर्स को देने को कहा गया था ताकि वो अपने कर्मचारियों को इसे दिखा सके। रूट पर पुलिसकर्मियों के ग्रुप और मोबाइल टीमों के रूप में तैनाती के लिए कहा गया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो जाम को हटा सकें। तीसरा मेमो, रोड ब्लॉक हो सकता है, डायवर्जन प्लान तैयार रखें। पीएम की विजिट से 24 घंटे पहले 4 जनवरी के इंटरनल मेमो में एडीजीपी ने निर्देश दिया था कि किसानों की मूवमेंट पर पूरी नजर रखें, उन्हें किसी भी तरह से फिरोजपुर रैली को बाधित न करने दिया जाए। इसमें यह भी कहा गया था कि धरने की वजह से रोड ब्लॉक हो सकता है, इसीलिए एडवांस में जरूरी ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार करें। इस मामले में सीएम चरणजीत चन्नी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को हवाई मार्ग से जाना था, अचानक उन्हें रोड से जाने का प्लान बना लिया। हालांकि सवाल यह है कि उनके ही अफसर की तरफ से 3 बार वैकल्पिक रूट बनाने की वार्निंग को क्यों नजरअंदाज किया गया। देश कोई भी हो, अगर वहां की सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति कहीं जाता है तो उसकी सुरक्षा सर्वोपरि होती है। कल पंजाब के फिरोजपुर में जो हुआ वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई बहुत बड़ी चूक थी। अब इसे चूक कहा जाए या सोची समझी साजिश, ये जांच का विषय है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तथ्य और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे पंजाब में हुई सुरक्षा व्यवस्था के प्लान पर बड़े सवाल उठते हैं। 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर अटका रहा। यह बात सामान्य नहीं है, वो भी उस देश में जहां सुरक्षा में चूक की वजह से 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हो चुकी हो। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध के मसले पर जबरदस्त राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति के इस शोर से अलग आपको यह समझना चाहिए कि असल में हुआ क्या था। इस पूरे मामले में एक मिनट का विश्लेषण करना होगा। इसके लिए आज तक की टीम ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है। यह पीएम की सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ की पूरी इनसाइड स्टोरी है। पहले इसे देखिए, फिर आगे आपको पीएम सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल की डिटेल्स भी देंगे। देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश के एक राज्य में यात्रा नहीं कर पाए। कारण बस इतना सा है कि राज्य की पुलिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं थी। पंजाब पुलिस की गंभीरता की तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री के इमरजेंसी रूट प्लान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पंजाब पुलिस पर थी, लेकिन वो प्रदर्शनकारियों को हटा नहीं पाए। वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था। रात हमने एजिटेशन उठाया था, अचानक कोई आकर बैठ गया तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा। उनकी सिक्योरिटी लैप्स दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है, ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। प्रधानमंत्री का काफिला रैली स्थल से 10 किलोमीटर पहले इसलिए रोका गया क्योंकि अचानक से किसानों की भीड़ रास्ते पर प्रदर्शन के लिए पहुंच गई थी। ऐसा पंजाब के सीएम चन्नी का कहना है। अगले दिन प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर पर जाने वाले थे। किसी को क्या पता था कि हमने उसके लिए रोड रोकना है, प्रोग्राम ही नहीं था। लास्ट मोमेंट पे उतरकर प्रोग्राम बना के अब गाड़ी में जाएंगे।
जब रास्ते में जा रहे थे तो लगभग 12 किलोमीटर आगे पता चला, 1 किलोमीटर जब रह गया था वो रास्ता के एकदम आकर कुछ 5-10 बंदे सड़क पर आकर, चलिए सर सुनो, 10 बंदे सड़क पर आकर बैठ गए, एक ट्राली लगाकर। 1 किलोमीटर पहले पता चल गया, 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां रोक ली गई, वापस मोड़ दी गई। तो इसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम आ गया? लेकिन प्रदर्शनकारियों की प्लानिंग और पुलिस की मौजूदगी में चल रहे हंगामे की तस्वीरें देखकर ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को इसकी जानकारी ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री का रूट क्लियरेंस और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है और डीजीपी की रिपोर्ट के बाद ही पीएम का काफिला किसी रास्ते पर आगे बढ़ता है। इसीलिए फिरोजपुर में हुई ये घटना उतनी छोटी और सरल नहीं थी जितनी बताई जाती है। भाई मोदी दी रैली नहीं होंदे नहीं, भावें सानू आपनियां जानां कुर्बान करनियां पै जाण। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰੈਲੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖ ਕੇ नहीं ਦਿੰਦਾ। पीएम के काफिले से जुड़ी संवेदनशील जानकारी फिरोजपुर में मौजूद हर प्रदर्शनकारी की जबान पर है। इसीलिए ये आरोप लग रहे हैं कि पीएम का रास्ता रोकने की पूरी प्लानिंग एक सोची समझी चाल थी जो काफी समय पहले से ही वहां अंजाम दी जा रही थी। मोदी ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मतलब ये कि प्रधानमंत्री का काफिला कहां से गुजरेगा, कहां जाएगा, किस रास्ते जाएगा, मौसम खराब होने की वजह से उसे सड़क से ही जाना होगा और सड़क पर भी किस सड़क से होकर गुजरेगा, इसकी जानकारी भी प्रदर्शनकारियों को थी। यहाँ आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि पीएम के काफिले के रूट में अगर बदलाव होना होता है तो उसकी जानकारी भी सबसे पहले राज्य के डीजीपी को दे दी जाती है। यानी इमरजेंसी रूट की जानकारी भी पंजाब डीजीपी को होगी। डीजीपी की हरी झंडी मिलने के बाद ही पीएम का काफिला अपने इमरजेंसी रूट प्लान पर आगे बढ़ता है। यानी बठिंडा से फिरोजपुर जाने की क्लियरेंस पंजाब डीजीपी की ओर से ही मिली होगी। तभी प्रधानमंत्री की गाड़ी फिरोजपुर के पास पहुंची। प्रधानमंत्री का वैकल्पिक इमरजेंसी रूट प्लान एसपीजी तैयार रखती है। इमरजेंसी रूट प्लान के अंतर्गत जितने भी जिलों से होकर पीएम को गुजरना होता है, वहां के डीएम और एसपी को इसकी पहले से जानकारी दे दी जाती है। उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि वैकल्पिक रूट भी सुरक्षित रहे। यानी फिरोजपुर वाले पूरे रास्ते के अधिकारियों को इसकी जानकारी पहले से होगी। अगर हम ब्लू बुक की बात करें, जो सुरक्षा के नियम है, उसके मुताबिक जब प्रधानमंत्री या उनके स्तर के कोई और अधिकारी को जब किसी भी जगह की यात्रा पर जाना होता है तो एक वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाती है। अगर प्रधानमंत्री को वायु मार्ग से ही जाना था तो भी एक सड़क मार्ग की व्यवस्था की जाती है, जिसे कंटिजेंसी प्लान कहा जाता है। क्या पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री के लिए इस तरह सा कोई एक वैकल्पिक मार्ग चिन्हित किया था? तो ये कहना कि पीएम का प्लान अचानक बदला और इस वजह से वो उस रास्ते पर आ गए जहां प्रदर्शनकारी थे, थोड़ा बचकाना है। दरअसल खेल कुछ और था। मोदी दी रैली तो सिर्फ 10-11 किलोमीटर पीछे सड़क जाम करके, रोड जाम करके, हर तरह की औकड़ का सामना करके, पुलिस ते बीजेपी के लीडरां दीयां घुरकियां सह के जिहड़ा तुसीं रोड जाम करके उन्हां नूं बीजेपी के लीडरां नूं कच्चे राहां उत्तों दी पाणियां विच दी लंघाया, इहदे तुसीं बधाई दे हकदार हैं। प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री की रैली की जानकारी थी। उनसे पहले बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे, ये जानकारी भी थी। इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री को रोकने की एक योजना बनाई गई होगी, क्योंकि दोनों के फिरोजपुर जाने का सड़क मार्ग एक ही था। आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूँ। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार
देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार सामने से, मैं और वो एक ही रोड पे हैं, कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। इन तस्वीरों को और प्रदर्शनकारियों के कबूलनामे को सुनकर राज्य सरकार की गलत बयानी की पोल खुलती है। यहाँ एक बात और हम आपको बता दें कि पीएम का काफिला ऐसी जगह रोका गया जहाँ से वापस मुड़ने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ा और ये अचानक नहीं हुआ था। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के नेता की इस बात से साफ है कि फिरोजपुर हाईवे पर लगा जाम प्रदर्शनकारियों की सोची समझी रणनीति थी और फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला जबरन रोका जाना भी पहले से तय था। पंजाब के सीएम चन्नी का एक दावा ये है कि किसान प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। हम आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये प्रदर्शनकारियों के हंगामे की तस्वीरें हैं। पुलिस भी इनको नियंत्रित नहीं कर पा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंची भीड़ और उनके हाथों में लाठी डंडे शांतिपूर्ण प्रदर्शन की निशानी नहीं होती। पुलिस भी यहाँ पर बेबस लगी। वो लगातार प्रदर्शनकारियों को हटने की अपील कर रहे हैं, यानी अधिकारियों को रूट पर हुए प्रदर्शन की जानकारी थी, लेकिन वो आलाकमान के निर्देशों के नीचे दबे हुए। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की बसें हैं, जिनको प्रदर्शनकारी रैली में नहीं पहुंचने देना चाहते थे और इसी रूट से प्रधानमंत्री को भी जाना था। इसीलिए इसी रूट पर हंगामा हो रहा था। बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई भी एक्टिव नजर नहीं आ रहा है, जबकि उन्हें मालूम था कि इसी रूट से प्रधानमंत्री को गुजरना है, रैली स्थल पर जाना है। प्रदर्शनकारियों का तोड़फोड़ और हंगामा पुलिस की मौजूदगी में भी चलता रहा। इस तस्वीर में एक घायल आदमी भी नजर आया। किसानां ने बहुत बड़े काफले इकट्ठे किए, इस चलते किसानां दे बच्चियां ने इत्थे आपदे काफलियां नाल रोड जाम कीता होया सीगा। प्रधानमंत्री का काफिला इसलिए रुक जाना क्योंकि इमरजेंसी रूट पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा चल रहा है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक हुई। काफिला 20 मिनट तक रुका रहा और जिस जगह ये रुका था वो इलाका पाकिस्तानी सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पूरा इलाका अति संवेदनशील माना जाता है क्योंकि यहाँ टिफिन बम और अन्य विस्फोटक पदार्थ मिलते रहे। बठिंडा से कमलजीत संधू, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, पीएम के सुरक्षा घेरे में कितने कमांडोज होते हैं, पंजाब में हुई सुरक्षा लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। आज आपको यह बताने का सही मौका है कि पीएम मोदी की सुरक्षा का पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी सुरक्षा नियमावली क्या है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पर होती है। पीएम के आसपास काला सूट पहने जो लोग दिखाई देते हैं, यही एसपीजी कमांडोज होते हैं। पीएम की सुरक्षा घेरा 4 लेयर में होती है, जिसमें पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों का होता है। आमतौर पर एसपीजी के 24 कमांडोज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। एसपीजी जवानों के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल्स, ऑटोमेटिक गन और 17 mm रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं। इसके बाद दूसरे घेरे में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के शूटर मौजूद रहते हैं। कई बार एनएसजी कमांडोज सिविल ड्रेस में मौजूद रहते हैं। इसके बाद सुरक्षा के तीसरे और चौथे घेरे में आते हैं स्थानीय पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारी। इस तरह प्रधानमंत्री के काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी ये सभी सुरक्षा एजेंसीज आपस में शेयर करती हैं। इस पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लायजन कहा जाता है। ये ASL टीम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के संपर्क में होती है, जो प्रधानमंत्री के दौरे की पल पल की खबर रखते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज।
हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है प्लास्टिक। इससे जितना खतरा पर्यावरण को है, उतना ही रिस्क हमारी हेल्थ के लिए भी है। प्लास्टिक से जुड़े केमिकल्स के लगातार संपर्क में रहने की वजह से आपको दिल से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। हाल ही में की गई एक स्टडी में इस खतरनाक जानकारी से पर्दाफाश हुआ है। ये स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने की है, जिसमें बताया गया है कि हमारे आज के लाइफस्टाइल में 2 तरह के प्लास्टिक शरीर में सीधे तौर पर जा रहे हैं, जिन्हें फेलेट प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं। इनका बेस केमिकल बाइसेफिनॉल होता है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इस बेस केमिकल का उपयोग करके प्लास्टिक को ज्यादा ड्यूरेबल बनाया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बायोमेडिकल साइंटिस्ट चांगजेंग झोउ ने कहा कि हमारे इंटेस्टाइन्स में एक खास तरह का रिसेप्टर होता है, जिसे प्रेग्नेंट एक्स PXR कहते हैं। ये डाइसाइक्लोहेक्सिल फेलेट या DCHP नामक प्लास्टिक केमिकल्स की वजह से एक्टिव हो जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल को सोखने और परिवहन करने वाले प्रोटीन इनएक्टिव होने लगते हैं। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां होती हैं। असल में DCHP हमारे शरीर में मौजूद इंटेस्टाइन्स की PXR सिग्नलिंग को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। DCHP आमतौर पर सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला फेलेट प्लास्टिसाइजर है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने इस केमिकल एलिमेंट को हाई रिस्क पदार्थों में शामिल कर इसकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं पता कि DCHP की वजह से इंसानों के शरीर पर कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन स्टडीज चल रही हैं। चांगजेंग झोउ ने कहा कि हमने DCHP के शुरुआती साइड इफेक्ट्स को खोज लिया है। ये नुकसानदेह असर हमने चूहों के शरीर में देखा, लेकिन चूहे जैसी PXR सिग्नलिंग हमारे शरीर में भी होती है। ये प्लास्टिक प्रेग्नेंट एक्स रिसेप्टर को खराब करके डाइस्लिपिडेमिया यानी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से दिल से जुड़ी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। ये स्टडी हाल ही में एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव जर्नल में पब्लिश हुई है। श्रीलंका के लिए नए साल की शुरुआत एक बुरे सपने से हुई है। श्रीलंका आर्थिक संकट से घिर गया है। उसके देश के हालात बेहद खराब होने के कगार पे पहुंच गए हैं। तमिलनाडु से भी छोटे और महज 2.25 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका की हालत की वजह क्या है, आइए जानते हैं। श्रीलंका की दिवालिया पहुंचने तक के कगार में कोरोना और चीन का अहम रोल रहा। चीन की ये कूटनीतिक चालों में शामिल है कि मजबूर देशों को वो कर्ज के चंगुल में फंसाता है और उसके बाद उन देशों की नीतियों में भी दखल देता है। हाल ही में श्रीलंका कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा तो उसे अपना हम्बनटोटा पोर्ट 100 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा। खाने पीने की चीजें भी लोगों की पहुंच से बाहर। श्रीलंका में हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। खाने पीने की चीजें भी लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। श्रीलंका का खजाना लगभग खाली हो चुका है। अगर भविष्य में श्रीलंका खुद को दिवालिया घोषित करता है तो इसमें कोई हैरानी नहीं है। श्रीलंका का सरकारी खजाना लगभग खाली हो चुका है। वर्तमान में यहाँ की कमान राजपक्षे के पास है। एक भाई गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं और दूसरे भाई देशमहिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। पिछले साल राजपक्षे सरकार ने श्रीलंका में आर्थिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी थी। श्रीलंका के लोकल अखबारों की माने तो यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। श्रीलंका में पढ़े लिखे नौजवानों में हर 4 में से 1 देश छोड़ना चाहता है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पूर्व उप गवर्नर वा विजयवर्धना ने चेतावनी दी है, आम लोगों के टकराव से आर्थिक संकट और गहराएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी और मुश्किल होने वाली है। चीन के कर्ज में डूबा श्रीलंका। श्रीलंका पर चीन का $5 अरब से ज्यादा का कर्ज है। पिछले साल श्रीलंका ने आर्थिक संकट से बचने के लिए $1 अरब का कर्ज और लिया था। अब इन कर्जों का भुगतान करने की बारी है। अगले 12 महीनों में श्रीलंका की सरकार और वहां के निजी सेक्टर को एक अनुमान के मुताबिक घरेलू और विदेशी कर्जों के रूप में $7.3 अरब का भुगतान करना है। इसमें $50 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड भी शामिल है। इसका भुगतान तो जनवरी में ही करना होगा। दूसरी तरफ नवंबर तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $1.6
6 अरब डॉलर ही बचा था। राजपक्षे सरकार के मंत्री रमेश पाथिरना ने कहा है कि ईरान को श्रीलंका तेल के पैसे के बदले 50 लाख डॉलर की हर महीने चाय भेज रहा है। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी मुद्रा की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज। ओमिक्रॉन को साइंटिस्ट एक अच्छी खबर क्यों मान रहे हैं, जबकि ओमिक्रॉन के बढ़ते केस अपने आप में रोजाना एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब तक कोई भी वायरस ओमिक्रॉन के इतना तेजी से दुनिया में नहीं फैला है, लेकिन इसके बावजूद ओमिक्रॉन में साइंटिस्ट को ऐसी क्या अच्छी चीज मिल गई जिसे वो एक अच्छी खबर मान रहे हैं। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की इम्यूनोलॉजिस्ट मोनिका गांधी से बात की। मोनिका का कहना है कि यह वायरस अब हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह नया वेरिएंट हमारी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देगा कि महामारी धीरे धीरे दब जाएगी। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि वायरस हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला है? ये तो अच्छी खबर नहीं हुई। तो आपको बता दें, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ओमिक्रॉन से शरीर में बन रही इम्यूनिटी काफी मजबूत है, जो वैक्सीन के साथ मिलकर और ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस कारण भले ही वायरस हमारे बीच हो, लेकिन हम इससे लड़ लेंगे। दक्षिण अफ्रीका ही वो पहला देश है जहां ओमिक्रॉन के केस मिलने शुरू हुए थे। वहां की एक स्टडी से पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन चौथी लहर लेकर आया है, लेकिन इस दौरान हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की संख्या डेल्टा वेरिएंट के लाए तीसरी लहर के मुकाबले 73% कम हो सकते हैं। शुरुआत से ही एक्सपर्ट नए वेरिएंट में म्यूटेशन की बड़ी संख्या को लेकर चिंतित थे। शुरुआती डेटा बताता है कि ये म्यूटेटेड वायरस न सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को, बल्कि इन्फेक्शन और वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को आसानी से चकमा दे देता है। ये तो डराने वाली बात हुई। ऐसे में अच्छी खबर क्या है? तो आपको बता दें, साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि कोरोना के पिछले वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन कम गंभीर और कम घातक है। चूहों पर किए गए रिसर्च से पता चलता है कि ओमिक्रॉन सीधे फेफड़ों पर हमला नहीं करता है। ये सांस की नली पर रुक जाता है और वहीं अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, लेकिन उसी जगह पर शरीर का इम्यूनिटी सेंटर भी होता है, जो तेजी से एक्टिव होता है और ओमिक्रॉन के वायरस को खत्म करने लगता है। ऐसे में जो बचा खुचा वायरस फेफड़ों तक पहुंचता है, वो फेफड़ों को खराब करने के लायक